तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई मैं आए दिन बोलते रहता हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एक पैटर्न सा फॉलो करते हैं कि 10 साल पहले जो चीज़ हुई वो फिर से 10 साल बाद रिपीट करेगी। बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक सेम चीज़ें होती है। कई बार मैं बोलता हूं कि ये बिल्कुल उस साल की तरह हो रहा है, ये सुपरस्टार उस साल की तरह बुक किया जा रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ तो मैं भी आपको आगे समझाऊंगा। सेथ रॉलिंस के साथ भाई बहुत ही क्रेजी कोइंसिडेंस हुआ है। कोइंसिडेंस बोलना भी गलत होगा, मुझे लग रहा है मैट्रिक्स वगैरह वाला सीन है। तो अभी से कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे निशांत भाई ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट भेजी मुझे, जिसकी स्लाइड में एक एक करके आपको दिखाने वाला हूँ एंड आप समझना ध्यान से। या पहली स्लाइड देख सकते हो कि भाई यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से सेथ ने बिट्रे करा था सील्ड को रोमन पे अटैक करके चेयर से। इसी तरीके से इन्होंने रेसलमेनिया में रोमन को फिर से अटैक किया भाई चेयर से। एंड अब इसके बाद देखो चीज़ें कैसे इंटरेस्टिंग होती है। इसके बाद बिट्रेयल के बाद क्या होता है कि सेथ रॉलिंस खुद को अलाइन करते हैं पॉल के साथ। पहले पॉल लेवक यानी ट्रिपल एच के साथ एंड अभी पॉल हेमन के साथ। ठीक है, अभी देखो तुम कितना इंटरेस्टिंग होगा ये आगे जाके। इसके बाद क्या होता है, सेथ रॉलिंस एक फैक्शन फॉर्म करते हैं तब भी एंड अब भी। उस टाइम इन्होंने फॉर्म करी थी अथॉरिटी ट्रिपल एच के साथ में, पॉल लेवेक के साथ में। इस बार इन्होंने फॉर्म करी विजन पॉल हेमन के साथ में। आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है कि फैक्शन फॉर्म करने के बाद सेथ मनी इन द बैंक जीतते हैं, उधर जीतते हैं ट्रिपल एच वगैरह के साथ में, इधर जीतते हैं अपनी विजन वाली फैक्शन के साथ में। कमाल की बात है कि जब सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक जीते थे दोनों टाइम, तो उस टाइम भी जॉन सीना चैंपियन थे एंड इस टाइम भी जॉन सीना चैंपियन थे। इसके बाद सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द बिगेस्ट शोज ऑफ द ईयर में, एक बार रेसलमेनिया में एंड एक बार समरस्लैम में। एंड दोनों में सक्सेसफुल कैश इन रहा। सेलिब्रेशन भी सेम थी, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन वहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। इसके बाद सेथ रॉलिंस सक्सेसफुली शो को क्लोज करते हैं चैंपियन के तौर पे। लेकिन कैश इन करने से पहले सेथ रॉलिंस अपने मैच में हारे थे, रेसलमेनिया 31 में हारे थे वो अगेंस्ट ऑर्टन। एंड कैश इन करने से पहले इधर वो एले नाइट से हारे थे, जिसके बाद वो इंजरी फेक करके चले गए थे। देन क्या होता है, चैंपियन बनने के बाद सेथ ने अपनी टाइटल डिफेंड करी उसी के अगेंस्ट जिससे वो हारे थे चैंपियन बनने से पहले। यानी कि रेसलमेनिया 31 में सेथ रॉलिंस जब चैंपियन बने थे तो चैंपियन बनने से पहले वो सेम शो में हारे थे ऑर्टन के अगेंस्ट। तो चैंपियन बनने के बाद इन्होंने टाइटल पहले ऑर्टन के अगेंस्ट ही डिफेंड करी। एंड इधर क्या होता है, इधर ये एले नाइट से हारे थे एंड उसके बाद चैंपियन बनने के बाद पहली डिफेंस इनकी अगेंस्ट एले नाइट ही हुई, यानी कि सेम अपोनेंट्स। देन इसके बाद सेथ रॉलिंस की जो अगली टाइटल डिफेंस होती है वो होती है भाई अगेंस्ट ऑल बेबी फेसेस। एंड दोनों मैचेस इनके फेटल 4-वे मैचेस थे, यानी कि उस टाइम पे सेथ रॉलिंस थे भाई अगेंस्ट ऑर्टन, डीन एम्ब्रोज एंड रोमन रेंस। वो तीनों बेबी फेस थे एंड एक फेटल 4-वे मैच था। एंड इधर हमने देखा कि सेथ के अगेंस्ट थे सीएम पंक, जे उसो एंड एले नाइट। ये तीनों भी बेबी फेस थे, ये भी एक फेटल 4-वे मैच था। इसके बाद क्या होता है, सेथ रॉलिंस एक और टाइटल जीतते हैं कंपनी के बिगेस्ट बेबी फेस को हरा के। उस टाइम जॉन सीना को समरस्लैम में हरा के वो यूएस चैंपियनशिप भी जीत जाते हैं। इस टाइम जॉन सीना की जगह वो कोडी रोड्स को हराते हैं एंड बन जाते हैं क्राउन जूल चैंपियन। देन क्या होता है भाई, सेथ रॉलिंस अनफॉर्चुनेटली एक इंजरी सफर करते हैं एंड टाइटल वैकेट कर देते हैं। व्हाट द हेल भाई, ये इतनी सेम चीज़ें कैसे भाई, इतनी ज़्यादा सेम चीज़ें कैसे? ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, या तो ये इंटेंशनली किया जा रहा है या नहीं तो ये मैट्रिक्स है कि हर 10 साल में ये सेम चीज़ रिपीट होगी। एंड अगर ये ऐसे चलते रहा तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद सेथ ने अगला रेसलमेनिया मिस किया था। तो क्या सेथ रेसलमेनिया 42 भी मिस करेंगे? एंड उसके बाद सेथ वापस आए थे तो फिर टाइटल पिक्चर में धीरे धीरे करके घुसे। तो क्या ऐसा ही होने वाला है? आई मीन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग भाई। मुझे इंस्टाग्राम पे चीज़ भेजी थी भाई ने, तो मुझे लगा आपको भी दिखाना चाहिए। मैं तो भाई देख के पागल हो गया, मुझे लगा 3-4 चीजें कोइंसिडेंस होती है। ये टोटल 13 स्लाइड से एंड एक एक चीज बिल्कुल एक्यूरेट है। उस टाइम से अभी को कंपेयर करें तो सेम ही है। आप क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहेंगे भाई इसके बारे में लिख के बताना कि आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इंटेंशनली ऐसा करते हैं यार? क्योंकि इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? एंड अगर इंटेंशनली भी करते हैं तो ये कितना रिकॉर्ड रखते हैं भाई कि ऐसा ऐसा करना है, उस टाइम भी हुआ था तो अभी भी करेंगे। इनसेन भाई। आप क्या सोचते हैं बताना लिख के जरूर से। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आपको शायद मजा आएगा सुन के। एजे स्टाइल्स ने भाई LGBTQ कम्युनिटी को डोनेट करा है अपेरेंटली, बिकॉज ट्विटर पे एक ट्वीट बहुत ही वायरल गया है। जरा देखते हैं भाई ये ट्वीट क्या कहता है एंड क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई कहा जा रहा है इस ट्वीट में कि एजे स्टाइल्स डोनेट्स $20 million टू द LGBTQ कम्युनिटी। एंड क्या कहते हैं एजे स्टाइल्स डोनेट करने के बाद, आई होप द फाइंड अ क्योर सून। एजे स्टाइल्स $20 million अपेरेंटली इस ट्वीट के अकॉर्डिंग डोनेट करते हैं LGBTQ+ कम्युनिटी को। एंड एजे स्टाइल्स साथ में मैसेज देते
कहते हैं कि आई होप कि इस $20 मिलियन का उपयोग करके यूज़ करके तुम लोग अपना इलाज कराओ। तो क्या ऐसा सही में हुआ है? एब्सोल्युटली नो। आई नो कि आप लोग जानते हो, लेकिन ये वाला ट्वीट भाई बहुत ही भयंकर वायरल गया है। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ कि अगर ये $20 मिलियन की जगह $200 होते या फिर $20,000 होते ना, लोग 100% मानते। काफ़ी सारे लोग मानते हैं, क्योंकि ये $20 मिलियन वाली भी चीज़ भी काफ़ी लोग मान रहे हैं, काफ़ी खुश हो रहे हैं, कह रहे एजे स्टाइल्स ने ऐसा बोला कि इलाज कराओ। भाई पागल हो यार, एजे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बात कैसे मान लेते हैं लोग। एजे स्टाइल्स ऐसा बोल ही नहीं सकते। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि ये बोलना गलत है, लेकिन एजे स्टाइल्स आई डोंट थिंक कि ऐसी चीज़ों पे कमेंट कभी करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अपने साथ कंट्रोवर्सी लेके आती है। देखो अब इंटरनेट का सिंपल है कि अगर आप LGBTQ सपोर्टर हो, आप सपोर्ट करते हो तो आप एक अच्छे इंसान हो, आप अगेंस्ट हो तो आप विलन हो, आप रेपिस्ट हो, आप प्रेडेटर हो, आपसे घटिया कोई हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए एजे स्टाइल्स इन चीज़ों पे तो बोलेंगे नहीं। देखो ये तो होने से रहा। एंड एजे स्टाइल्स का बीच में एक बार अकाउंट भी हैक हुआ था, तो उस टाइम पे भी उसने भी काफ़ी ऊट-पटांग बोला था इन चीज़ों के बारे में उस हैकर ने। तो एजे स्टाइल्स ने बाद में आके चीज़ों को क्लैरिफाई भी करा था कि अकाउंट हैक था। तो एजे स्टाइल्स ऐसा कुछ करेंगे नहीं, लेकिन ये वाला ट्वीट काफ़ी वायरल है। एंड लोग भाई इसके रिप्लाईज में पूछ रहे हैं ग्रॉक को टैग करके, यानी कि AI ग्रॉक को टैग करके पूछ रहे हैं ये सही है क्या? मतलब कॉमन सेंस भी नहीं है यार अब लोगों में। बाहर वाले तो अपना दिमाग बेच चुके हैं, दीमक लग गया है, क्या हो गया है कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। मतलब क्या बोलूं मैं। अगली स्टोरी कवर करते हैं भाई, जो कि जॉन सीना एंड शाहरुख खान को लेकर। तो भाई शाहरुख खान ने कमेंट किया है जॉन सीना के ऊपर। वी ऑल नो कि दोनों एक दूसरे को काफी इंप्रेस करते हैं। जॉन सीना थोड़ा ज्यादा करते हैं, सीना खुद कहते हैं कि वो शाहरुख खान यानी SRK के एक फैन है। एंड अभी इनके वेडिंग में भी आए थे मुकेश अंबानी के बेटे के, तो वहां भी जॉन सीना मिले थे शाहरुख खान से, फोटोज भी काफी वायरल हुई थी। तो अभी शाहरुख खान जो है ट्विटर पर अपने Q&A करते हैं, जो कि वो आमतौर पे करते रहते हैं। तो एक फैन ने बोला कि जॉन सीना के लिए एक वर्ड बोलिए, तो शाहरुख खान ने एक वर्ड नहीं बल्कि एक सेंटेंस ही बोल दिया। कहते हैं शाहरुख खान जॉन सीना के बारे में कि ही इज अ रॉक स्टार, वेरी हम्बल एंड काइंड। कहते हैं जॉन सीना के बारे में शाहरुख खान की जॉन सीना एक रॉक स्टार है, ही ऑलवेज रॉक्स। एंड कहते हैं कि वो काफ़ी हम्बल है, काफ़ी काइंड है। एंड तो देखो फैक्ट वाली बात है, सीना के नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इन्होंने बच्चों की विशेष बहुत ज़्यादा पूरी की, मतलब सबसे ज़्यादा मेक अ विश रिकॉर्ड है जॉन सीना के नाम पे। तो सीना हम्बल काइंड डेफिनेटली है। सीना भी काफ़ी तारीफ करते हैं शाहरुख खान के, एंड अभी शाहरुख खान भी सामने से सेम ही कहते हैं सीना के बारे में। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है रेसलिंग ट्विटर को लेकर। ये कोई अपडेट वगैरह नहीं है, एक बहुत ही अच्छा ट्वीट मैंने देखा तो मुझे लगा आपको दिखाते हैं। अभी मैं आपको सभी बता ही रहा था ये सब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रिया रिप्ली बेटर है ब्रॉक से, ज़्यादा ड्रॉ करती है, सारी डिबेट सभी इंटरनेट पर चल रही है। तो इसको ही लेकर मैंने एक बहुत अच्छा ट्वीट देखा। यहाँ पे भाई कहते हैं द लाइज रेसलिंग ट्विटर बिलीव्स, यानी कि रेसलिंग ट्विटर के कुछ ऐसे झूठ जिस पे वो खुद काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं। पहला, इनको लगता है कि रिया रिप्ली ब्रॉक लेसनर से ज़्यादा पॉपुलर है, एंड ये एक साफ झूठ है। दूसरा, इनको लगता है कि आस्का ज़्यादा पॉपुलर है गोल्डबर्ग से। तीसरा, इनको लगता है कि बेकी लिंच ज़्यादा पॉपुलर है हल्क हॉगन से। चौथा, इनको लगता है कि अभी का WWE एरा सबसे ज़्यादा पॉपुलर एरा है। पांचवा, इनको लगता है कि रेसलिंग मेन स्ट्रीम है। एंड छठा, इनको लगता है कि रेसलिंग फैन बेस नॉर्मल है। तो इन सब पे भाई मैं क्या सोचता हूँ मैं बता दूं भाई। पहला पॉइंट जो है कि रिया रिप्ली पॉपुलर है लेसनर से, बिल्कुल भी नहीं है, तो सही में लाई है भाई। दूसरा कि आस्का पॉपुलर है गोल्डबर्ग से, बिल्कुल भी नहीं, ये भी झूठ है भाई। बेकी लिंच पॉपुलर है हल्क हॉगन से, ये भी झूठ है भाई, ये भी सच नहीं है। करंट एरा क्या सबसे पॉपुलर एरा है, ये भी झूठ है भाई, यानी कि ट्वीट अभी तक बिल्कुल एक्यूरेट है। पांचवा, क्या रेसलिंग मेन स्ट्रीम है, तो काफ़ी हद तक है, मैं सही बोलूँगा, लेकिन कोई पूछता नहीं है। मेन स्ट्रीम में है तो मजाक बनता है, इसलिए है मेन स्ट्रीम में, अदरवाइज ये भी पॉइंट सही है। एंड रेसलिंग फैन बेस नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। मुझे लगता है अगर कहीं का रेसलिंग फैन बेस थोड़ा नॉर्मल है तो इंडिया का है। लोग बोलेंगे कि हैं यहाँ पे तो रोमन करते हैं लोग, लेकिन स्टिल लोग लॉजिकली बात करते हैं। मतलब यहाँ पे कोडी के भी फैंस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रोमन के फैंस है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट लोग लॉजिकली बात करते हैं, फैक्ट्स को कुछ हद तक मानते हैं। बाहर में तो बोल देते हैं कि रिया रिप्ली बेटर है, रोमन, कोडी, पंक, लेसनर सब कंबाइंड। तो ये यहाँ पे कम से कम कोई नहीं बोलता, मैंने अभी तक तो नहीं देखा। लकीली देख लूँगा तो पागल हो जाऊंगा मैं, बट आई होप कि यहाँ पे मुझे कोई ऐसी इमेज ना देखने को मिले किसी फैन की। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स वगैरह थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को भाई। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।